लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो नेता इतनी पार्टी आपकी पार्टी में हो गए हैं, हर दूसरे दिन एक नया आदमी जो है वो आपकी पार्टी में शामिल हो रहा है, बचा ही कोई नहीं जो आपकी पार्टी में नहीं आ गया। कहते हैं उसका कारण बेसिकली ये है कि सबको पता है यहाँ चुनाव जीतना आसान है, हमें खुद कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ खड़ा होना है। चुनाव तो मोदी जी ने जितवाना है, चुनाव तो योगी जी ने जितवाना है, चुनाव तो अमित शाह ने जितवाना है, हमें केवल खड़ा होना है। तो जहाँ इतनी सुविधा हो पार्टी में कि खुद आपको कोई काम करना नहीं है, साल आप इंग्लैंड में रहिए या आप अमेरिका में रहिए, वापस आकर चुनाव लड़िए, चुनाव तो मोदी जी जितवाएंगे। क्या इस कारणवश इतनी परेशानियां बढ़ गई हैं या कोई और वजह है? नहीं, ऐसा है कि देखो इस वक्त पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के अलावा विकल्प किसी के पास कुछ नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका ये कारण नहीं है कि लोग सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि उनको चुनाव जीतना है, उसका ये भी कारण है। ये तो मानिए ना, बीजेपी में चुनाव जीतना आसान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उनके नाम पर लोग चुनाव, या कई तो आपके एमएलए एमपी जो बने हैं तो खुद मानते हैं, कहते हैं कि जनाब हमारा जीतना ही मुश्किल था अगर मोदी जी नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो हमारे नेता हैं और उनके नाम पर चुनाव जीतना ये हमारे लिए गर्व की बात है। पूरे विश्व में वो विख्यात हैं, लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, वो तो हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। उधमपुर के नेताओं को खासतौर पर ऐसा लग रहा है कि इस इलाके के नेताओं को के बीच में ये क्या चल रहा है कि एक नेता एक वीडियो अपने आदमी से बनवाता है, पहले वो वायरल होती है, फिर आप ही की पार्टी का एक नेता जाता है और कहता है पत्रकार को कि जनाब आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी क्योंकि जनाब आपने हमें बदनाम कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा नेता आता है, वो भी एक वीडियो भेजता है। वो तो पत्रकार थोड़े अक्लमंद थे, उन्होंने कहा पहले वाले ने एक नोटिस भेजा, अब इससे पहले कि मैं दूसरा वीडियो चलाऊं और दूसरे वाला भेजे, बेहतर है चुप रहो इस मामले में। ये क्या चल रहा है, कारण क्या है इसका? उधमपुर में ऐसा है क्या? और कई लोग तो ये भी कहने लगे कि आप उधमपुर में नेता इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसके चलते परेशानी बढ़ गई है। लीडर्स तो सब जगह ज़्यादा हैं, पूरे देश में लीडर्स हैं। वो तो अगर कोई अपने आप को लीडर कहता है, मेरा तो ये मानना है कि लीडर वो आदमी है, इंटेलिजेंट वो आदमी है जो आदमी जिस जिम्मेवारी पर उसको बिठाया गया है उस जिम्मेवारी को ठीक ढंग से निभाए। घर में शायद उनके घर खाने को आटा नहीं होगा, लेकिन जब आप शाम को देखोगे वो दिहाड़ी लगाकर शराब की दुकान पर खड़ा होता है, तो उसको ये इस बात को सोचना है कि वो पैसा मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना है, उसकी हेल्थ के लिए इस्तेमाल करना है, कि मुझे शराब पीने के लिए इस्तेमाल करना है। ऐसे लोगों को जो बीपीएल क्राइटेरिया वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप शराब की बोतल खरीद सकते हैं तो फिर आपको राशन की जरूरत क्या है? राशन की जरूरत क्या है? जब आप 200 रुपये का या 300 रुपया शराब के लिए खर्च कर सकते हैं तो महीने के हिसाब से 9000 हो गया। 9000 जो व्यक्ति खर्च कर रहा है वो बीपीएल कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी का शासन गुजरात में था तो शराब के ऊपर प्रतिबंध लगा, बिहार में जेडीयू के साथ सरकार थी, शराब पर प्रतिबंध लगा, अन्य कई और राज्यों में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन जम्मू कश्मीर में धड़ाधड़ शराब की दुकानें खुल रही हैं। 300 से ज़्यादा शराब की दुकानें अब जम्मू कश्मीर में खुल चुकी हैं और इस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लंबे समय से जुड़े हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राजनीति क्या चल रही है उधमपुर में, एक भाजपा का नेता दूसरे भाजपा के नेता को गिराने के लिए, राजनीतिक तौर पर उसको नुकसान पहुंचाने के लिए वीडियो खेल रहा है। ये सब कुछ उधमपुर में हो रहा है और उसके बीच में प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ। इन तमाम बातों पर भाजपा क्या सोचती है? एक युवा डीडीसी मजालता से अमित शर्मा मेरे साथ हैं और नपीतुली बात करते हैं। और अच्छी बात यह है कि मजालता के लोग ये कहते हैं कि अमित जानते हैं कि डीडीसी के तौर पर उनकी जिम्मेदारी क्या है। हम जी धन्यवाद समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। अमित जी मुझे ये बताइएगा कि शराब की दुकानें 303 हो गई हैं, उधमपुर में भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ भी शराब की दुकानों का नंबर बढ़ना शुरू हो गया है। भाजपा गुजरात में शराब पर प्रतिबंध लगा रही है, यहाँ आप दुकानें खोल रही हैं। ऐसा है कि मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही निंदनीय कदम है। शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं इसका। लेकिन साथ में ये इस बात को भी मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि शराब की दुकानें पहले भी थी, लेकिन पहले दशकों से एक ही व्यक्ति के पास वो शराब की दुकानें थी और वहीं वहाँ से सेल परचेज कर रहे थे। हालांकि इलीगल ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी। जो अभी की सरकार है उन्होंने प्रयास किया कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जो जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये टेंडरिंग सिस्टम खोला और साल के बाद उसको ये शराब की नई दुकानें खोलने का प्रावधान बनाया।
जो कि गलत है। लेकिन साथ ही हम लोगों को एक लोकल होने के नाते में अगर बात करूं तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम अपने घरों में अपने नौजवानों को कम से कम इस बात से अवगत कराएं कि ये शराब पीना कितना गलत है। शराब पर हम प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, हम उसका विरोध भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम उसका और विरोध करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इसके अलावा नशे जो समाज में बिक रहे हैं वो तो गैर कानूनी तौर पर बिक रहे हैं। उनका आप देखो करोड़ों में उनकी स्मगलिंग की जा रही है। हमारा साथ लगता देश पाकिस्तान है, वहाँ से हमारे युवाओं को बर्बाद करने के लिए नशा सप्लाई हो रहा है। मेडिकल के आगे तरफ से बात करूं तो तरह तरह की दवाएं जो हैं वो जो शरीर को पूरा ख़त्म कर देती हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तरफ हम प्रतिबंध की बात कर रहे हैं कि शराब को हम रोक देंगे, उसका हमारे पास प्रावधान है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी चीज़ों को रोकने के लिए हमें सबसे बड़ा कदम ये है कि हमें वो अवेयरनेस लानी पड़ेगी नौजवानों में कि वो इस तरफ जाए ना। और जब इस किस्म की अवेयरनेस आएगी तो हम शराब की दुकान तक पहुँचे ही क्यों। लेकिन मुझे अमित जी ये बताइएगा कि मैंने सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, आप तो अलग अलग मामलों में फ़ौरन इकट्ठे हो जाते हैं और अलग अलग मामलों के ऊपर आपकी प्रेस नोट भी आ जाते हैं, आपका खंडन भी आ जाता है, आपका विरोध भी आ जाता है, लेकिन शराब को लेकर दल के तौर पर आप सभी लोग एकत्र होकर एक मेमोरेंडम तैयार करके एलजी को दे सकते हैं कि जनाब हम शराब पर प्रतिबंध चाहते हैं, ये हमारी तरफ से। ऐसा है कि हमारे जो प्रदेश में हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, उनके अलावा हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने पिछले दिनों कहा था कि हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। जब हमारे अध्यक्ष जी ने इस बात को कह दिया तो फिर हमें उस बात को कहने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अध्यक्ष जी के पाँव में सबका पाँव है। जो अध्यक्ष जी की स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट वहाँ छोटे हमारे जो निचले लेवल पर कार्य करता है। लेकिन आप मानते हैं शराब गलत? बिल्कुल गलत है। आपका मान लीजिए कल आपकी सरकार बनती है, क्या वादा करते हैं? देखो, सरकार बनने पर सिंपल सी बात है, अगर हमारे अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है और हम इस शराब जो बिक रही है इस पर हम कंप्लीट प्रतिबंध लगाएंगे, तो पार्टी का जो स्टैंड रहेगा वही स्टैंड सरकार का भी रहेगा। अगर सरकार हमारी अगर पार्टी सरकार में आती है तो जो पार्टी का स्टैंड है वही सरकार का स्टैंड रहेगा। मुझे एक चीज़ बताइएगा, एक और चीज़ है संगठन के तौर पर मैंने एक चीज़ और आप में देखी है कि जब आपको जन जागरण करना होता है, बड़ा अच्छा जन जागरण आप बाकी सारे मुद्दों के ऊपर कर लेते हैं, शराब के ऊपर जन जागरण क्यों नहीं करते आप? ताकि दुकान पर खरीदने वाला ही जब नहीं रहेगा तो दुकान खुले बंद रहे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम कर रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं इस इशू को कि अपने बच्चों को, अपने लोगों को नशे से दूर रखें। तो नशे की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें सभी किस्म के नशे आते हैं। और रही संगठन की बात, तो वो इसी पे बात कर रहा है बार बार कि अगर हमने अपने युवाओं को, अपने देश को बचाना है तो सबसे पहले हमें नशे को अपने से दूर रखना पड़ेगा। तो वो जन जागरण लगातार चल रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं। यानी आप कह रहे हैं आप लोगों के बीच में ये बात लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शराब की दुकानों पर आप शाम के वक्त चले जाइए, वहाँ भीड़ मिलती है आपको अच्छी खासी। आप मुझे एक बात बताएं, मैं ये बात सार्वजनिक तौर पर करना नहीं चाहता था, लेकिन हम देखते हैं यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग, ठीक है, घर में शायद उनके घर खाने को आटा नहीं होगा, लेकिन जब आप शाम को देखोगे वो दिहाड़ी लगाकर शराब की दुकान पर खड़ा होता है। तो उसको ये इस बात को सोचना है कि वो पैसा मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना है, उसकी हेल्थ के लिए इस्तेमाल करना है, कि मुझे शराब पीने के लिए इस्तेमाल करना है। अब वो उसमें वो सोच नहीं आ रही है। प्रयास तो हम कर रहे हैं, लेकिन प्रयास धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि उन चीज़ों में बदलाव आए। और आप देखो कि जो नई जनरेशन आ रही है उसमें नशे की तरफ जो है वो कम जा रही है। जो हमारे समय में अगर मैं कहूँ जो अभी 30s में है, जो उससे पीछे है, जहाँ उसके बाद के जो अभी 20s में है, वो लोग कुछ हैं इन्वॉल्व नशे में, लेकिन जो नई जनरेशन जो अभी आ रही है वो नशे की तरफ कम जा रही है। तो वो अवेयरनेस की ही एक वो उदाहरण है कि लोग अपने आप को नशे से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक और चीज़ मैंने देखी कि वो भी संगठन के तौर पर मैंने आपने देखा, मैं ये नहीं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन संघ से जुड़े हुए लोगों में मैंने एक और चीज़ देखी कि दंगल का बड़ा कोशिश की जाती है, अखाड़े बनाए जाएं, युवाओं को दंगल की तरफ लगाया जाए, अखाड़े बनाए जाएं, युवाओं को एक्सरसाइज की तरफ लगाया जाए, सुबह 6 बजे, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे युवाओं को बुलाया जाए, एकत्र किया जाए, उनको एक ग्राउंड में एकत्र किया जाए। ये सारे आप प्रयास करते हैं, इस तरह का कोई प्रयास क्यों नहीं करते जिससे जो लोग शराब की दुकान पर शाम को जाते हैं बजाय शराब की दुकान पर जाने के वो अखाड़े में खड़े हों? ऐसा है कि आप देखो खेलो इंडिया मूवमेंट चलाई, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है, फिट इंडिया मूवमेंट और बच्चों को नशे से दूर रखने का प्रयास। उसी के तहत पंचायतों में जो है वो ग्राउंड्स बनाई जा रही हैं, उनको किट्स प्रोवाइड की जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि युवा इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, वो धीरे धीरे आ रहे हैं उस तरफ। लेकिन मैंने कहा जिस परिवार का माहौल ही ठीक नहीं है, जिसका खुद का पिता
सुबह उठकर शराब पी लेता है, शाम को जाकर शराब पी लेता है, तो उस घर का माहौल वैसा है, वो भी उसी तरफ भाग रहा है। तो हमें हर परिवार में मैसेज लेकर जाना है, उसको सुधारने का प्रयास करना है। और मेरा तो ये भी मानना है कि सरकार को तो ये भी करना चाहिए कि जो लोग शराब की दुकानों पर खड़े होते हैं जाकर और बाद में राशन लेने के लिए भी वो वहाँ लंबी लंबी लाइनों में लगे होते हैं, ऐसे लोगों को जो बीपीएल क्राइटेरिया वो बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर जब आप शराब की बोतल खरीद सकते हैं तो फिर आपको राशन की जरूरत क्या है? राशन की जरूरत क्या है? जब आप 200 रुपये का या 300 रुपया शराब के लिए खर्च कर सकते हैं तो महीने के हिसाब से 9,000 हो गया। 9,000 जो व्यक्ति खर्च कर रहा है वो बीपीएल कैसे हो सकता है? बात ये है कि सरकार को इन चीज़ों को तरफ ध्यान देना सरकार ने चाहिए। किया भी था बीच में, मुझे ये बताइए, एक शुरू किया था बीच में अभियान, एक विभाग की तरफ से आपको ऑर्डर आया था, ये कहा गया था नशेड़ी जितने आपके गांव में हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, उनकी लिस्ट बनाइए, हमको लिस्ट दीजिए। तो क्या उस पर बाद में अमल हुआ? कोई चली ग्राउंड पे वो बात, या वो बस कागज आया और बात खत्म? नहीं, वो कुछ चीज़ें तो कागजों में रहती है ना। देखो, आपने कहा नशा मुक्त पंचायत का सर्टिफिकेट दे दो, तो कुछ लोग अब प्रेशर जब ऊपर से आता है तो मुलाजिम भी डरते हैं, और जो हमारे लोग हैं वो भी सोचते हैं कि मुलाजमों से कोई बिगाड़नी है, जो चुने हुए प्रतिनिधि भी है, तो वो क्या करते हैं, साइन करते हैं और दे देते हैं। तो उस हिसाब से नशा मुक्त पंचायत होगी। अब ग्राउंड पर देखेंगे तो वहीं आप देखोगे सिगरेट की टपरी लगी हुई है, वहीं शराब पीने वाले भी दिख जाएंगे, वहीं दूसरे नशे करने वाले भी दिख जाएंगे। और खासकर शाम को 7 बजे के बाद आप एक गांव का चक्कर लगाइए, 2-4-5 घरों से शोर तो आपको सुनाई देगा, उससे आपको एक अंदाजा हो ही जाएगा। गांव हो, शहर हो, सब जगह मोहल्ले में कहीं न कहीं आपको घर में शोर जरूर सुनाई देता है। उससे आपको एक चीज़ समझ में आती है कि भैया मामला कुछ खराब है। मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि ये तो इस चीज़ की हुई, लेकिन आपकी पार्टी में क्या चल रहा है? उधमपुर के नेताओं को खासतौर पर ऐसा लग रहा है कि इसी इलाके के नेताओं को के बीच में ये क्या चल रहा है कि एक नेता एक वीडियो अपने आदमी से बनवाता है, पहले वो वायरल होती है, फिर आप ही की पार्टी का एक नेता जाता है और कहता है पत्रकार को कि जनाब आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी क्योंकि जनाब आपने हमें बदनाम कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा नेता आता है, वो भी एक वीडियो भेजता है। वो तो पत्रकार थोड़े अकलमंद थे, उन्होंने कहा पहले वाले ने एक नोटिस भेजा, अब इससे पहले कि मैं दूसरा वीडियो चलाऊं और दूसरे वाला भेजे, बेहतर है चुप रहो इस मामले में। ये क्या चल रहा है? आप लोग मतलब एक संगठन, जिस संगठन के अंदर हमेशा अनुशासन रहा है, अब ये जो अनुशासनहीनता हो रही है और जो इस तरीके से आप लो लेवल की जो राजनीति करने लगे हैं, कारण क्या है इसका? उधमपुर में ऐसा है क्या? और कई लोग तो ये भी कहने लगे कि आप उधमपुर में नेता इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसके चलते परेशानी बढ़ गई है। ऐसा है कि संगठन को अगर कोई गलत काम करता है, संगठन के विरोध में करता है, पार्टी के विरोध में काम करता है, तो पार्टी को उसके अगेंस्ट संज्ञान लेना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक संदेश चला जाता है कि जो भी गलत करेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति के पास काम करने को है उसके पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं रहता, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक लोगों की समस्याओं में इतना उलझा रहता है कि उसके पास ये समय नहीं है कि वो किसी की वीडियो बना सके, किसी का क्रिटिसिज्म कर सके। ये वो लोग हैं जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। अब किसी को अपनी राजनीति करनी है तो दुकान तो चलानी है, अगर वो वैसा करने का प्रयास कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि ना तो वो पार्टी हित में है, ना वो लोगों के हित में है, और ना वो उनके हित में है। क्या लीडर्स ज़्यादा हो गए उधमपुर में? लीडर्स तो सब जगह ज़्यादा है, पूरे देश में लीडर्स हैं। वो तो अगर कोई अपने आप को लीडर कहता है, मेरा तो ये मानना है कि लीडर वो आदमी है, इंटेलिजेंट वो आदमी है, जो आदमी जिस जिम्मेवारी पर उसको बिठाया गया है उस जिम्मेवारी को ठीक ढंग से निभाए। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे डीडीसी बनाया, मैं इंग्लिश बोलने से बड़ी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल दूंगा, बड़े फराटे से हिंदी बोल दूंगा, और टीवी पर आ जाऊंगा, मीडिया पे आ जाऊंगा, या लोगों के बीच में होऊंगा, तो उससे लीडर नहीं बनने वाला। मेरा ये मानना है कि जो पद आपको मिला है और जो दायित्व आपको काम करने के दिया है, लोग आपकी रिकॉग्निशन उससे करते हैं। अगर मुझे दायित्व है डीडीसी मझालता का, तो मुझे देखना कि मैं मझालता के लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे जितना समय है, जितनी मेहनत है उन लोगों के लिए करनी है। मैं अगर इस बात की चिंता करूँगा कि मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है, मैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर इंटरफेरेंस करूँगा, उससे क्या होगा, मेरा खुद का काम भी नहीं होगा और मैं दूसरों को भी काम करने नहीं दूंगा। इसलिए जितना जितना जिसका दायरा है, सबको अपनी हैसियत का अंदाज़ा होता है, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से सबको काम करना चाहिए। उससे क्या होता है, कंट्रोवर्सी से भी आदमी दूर रहता है और लोगों का भी फायदा होता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो नेता इतनी पार्टी आपकी पार्टी में हो गए हैं, हर दूसरे दिन एक नया आदमी जो है वो आपकी पार्टी में शामिल हो रहा है, बचा ही कोई नहीं जो आपकी पार्टी में नहीं आ गया। कहते हैं उसका कारण बेसिकली ये है कि सबको पता है यहाँ चुनाव जीतना आसान है, हमें खुद कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ खड़ा होना है। चुनाव तो मोदी जी ने जितवाना है, चुनाव तो योगी जी ने जितवाना है, चुनाव तो अमित शाह ने जितवाना है, हमें केवल खड़ा होना है।
तो जहां इतनी सुविधा हो पार्टी में कि खुद आपको कोई काम करना नहीं है, साल आप इंग्लैंड में रहिए या आप अमेरिका में रहिए, वापस आकर चुनाव लड़िए, चुनाव तो मोदी जी जितवाएंगे। क्या इस कारणवश इतनी परेशानियां बढ़ गई हैं या कोई और वजह है? नहीं, ऐसा है कि देखो, इस वक्त पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के अलावा विकल्प किसी के पास कुछ नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका ये कारण नहीं है कि लोग सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि उनको चुनाव जीतना है, उसका ये भी कारण है पर ये तो मानिए ना, बीजेपी में चुनाव जीतना आसान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उनके नाम पर लोग चुनाव, या कई तो आपके एमएलए एमपी जो बने हैं तो खुद मानते हैं, कहते हैं कि जनाब हमारा जीतना ही मुश्किल था अगर मोदी जी नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो हमारे नेता हैं और उनके नाम पर चुनाव जीतना ये हमारे लिए गर्व की बात है। पूरे विश्व में वो विख्यात हैं, लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, वो तो हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और जितना मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का है उतना किसी का नहीं है। हवा जितनी मर्जी तेज हो, आंधी जितनी मर्जी तेज हो, जब एक ट्यूब को आप खाली कर उसको रोड पर छोड़ दोगे वो भरेगी नहीं। उसको भरने के लिए पंप का इस्तेमाल होता है, वो पंप का काम कार्यकर्ता करता है। ठीक है, हमारे पास बड़ा चेहरा है, ईमानदार चेहरा है, उनको विश्व जानता है, वो हमारे लिए प्लस है, उससे हमें 30 गुना ज़्यादा वोट मिलते हैं। लेकिन व्यक्ति के पास भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कुछ होगा ही नहीं धरातल पर, जीत तो वो जाएगा लेकिन फिर वो लोगों के बीच में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। और जो परफॉर्मेंस देने वाला होगा वो जनता के बीच में पहले से भी होगा और बाद में भी रहेगा। तो उसका जीतने का मार्जिन भी देखना आप, वोटों का डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जीतने के बाद किस तरह से पब्लिक में काम करता है और जीतने से पहले किस तरह से पब्लिक में रहता है, उसकी आइडियोलॉजी किस तरफ की है, वो कितने पॉजिटिव मोड में काम करता है, वो कितने पॉजिटिव तरीके से लोगों को लेता है और कितना पॉजिटिव संगठन में चलता है। जैसे मैंने एक बार पीछे भी कहा था कि कुछ लोग आए हैं, इसमें कोई दायरा है नहीं, लेकिन क्या पूरी तरह से उसने भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया है? क्या सबसे बड़ी बात आइडियोलॉजी की है। आपको जो आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको आगे लेकर जाना है। जो व्यक्ति भाजपा की आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलेगा वो आपको काम करता हुआ नजर आएगा, कंट्रोवर्सी से दूर नजर आएगा और लोगों के बीच में आप जब उसके बारे में जानने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लोग उसको प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे आपने कहा लोग उसको प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसके साथ में एक जुड़ा हुआ सवाल है, खुश हैं आप इस समय जो जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है? इस प्रशासनिक फेरबदल में आपके भी ज़िला के जो कमिश्नर थे उन्हें भी बदल दिया गया है, क्या आप इससे खुश हैं? ऐसा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मूव है, लेकिन मैं जाती तौर पर अगर मैं कहूँ तो मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो लोग क्वालिफाई कर आते हैं वो भी मेहनती हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप IAS ऑफिसर्स को प्राइम पोस्ट पर मत लगाओ, लेकिन कहीं कोई रेशियो तो फिक्स करो ताकि जो लोग जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं वो डिमोरलाइज ना हो जाए। एक व्यक्ति काम किस लिए करता है? वो इसलिए काम करता है कि कल को मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे अच्छी जगह काम करने को मिलेगा। जब उसको ये पता है कि मैं जो मर्जी करूं, जितना मर्जी अच्छा काम करूं, मुझे तो बाद में साइड लाइन करके ही लगाना है, तो वो डिमोरलाइज होएगा। उससे क्या होगा, जब वो डिमोरलाइज होगा तो जनता के काम भी सफ़र करेंगे, क्योंकि जितने दिल से वो काम करना चाहेगा उतने दिल से नहीं करेगा। जब आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, चाहे मैं कार्यकर्ता ही हूँ, जब मैं जितनी मेहनत करूँगा अगर मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं मैं भी डिमोरलाइज हो जाऊँगा। सेम वो भी इंसान है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अब मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, जब नया कोई IAS ऑफिसर आता है तो उनका जो रैंक होता है वो एडिशनल सेक्रेटरी का, आप उनको डिप्टी कमिश्नर लगा देते हो। उनके पैरेलल एक KS ऑफिसर है, वो 30 साल से 35 साल से सर्विस में है, उनको स्पेशल स्केल का आपने उस पर ले आए हो, वो स्पेशल सेक्रेटरी रैंक पे है, वो किसी भी रैंक पर है, आप उनको कंसीडर ही नहीं कर रहे। आप नहीं उनको DM लगाना चाहते, कोई बात नहीं, डायरेक्टर पर भेज दो। वहाँ भी नहीं भेजना चाहते, सेक्टरेट में आपके पास इतनी पोस्ट हैं, यहाँ पर आप उन लोगों को कंपनसेट कर सकते हैं, अच्छी जगहों पर भेज सकते हैं। अगर हम ऐसे ही, जैसे अभी मैंने देखा कि जो ट्रांसफर्स हुई, अब इसमें सारे हमारे जो है JKS एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के जितने लोग थे वो सारे साइड हो गए, तो ये एक अच्छा संदेश नहीं है। और वैसे भी वो लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, तो मेरा ये मानना है कि उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि आपके युवा और आगे आए। कल को नहीं तो क्या होगा
कि जो JKS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसमें सिर्फ लोग फिर काम के हिसाब से नहीं आएंगे, सिर्फ इसलिए आएंगे कि हमें नौकरी करनी है, हमें जीवन बसर करना है, हमें तनख्वाह मिल जाएगी तो हमारा काम चल पड़ेगा। इससे ज़्यादा उनके मन में सोच नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, डीडीसी मजालता अमित शर्मा ने बड़ी बेबाकी के साथ एक बात कही कि अभी जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, ठीक है, प्रशासनिक फेरबदल ज़रूरी था, लेकिन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरों को भी वही इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए जो इंपॉर्टेंस IAS बाबुओं को मिलता है।